गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों, आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 1 गद्य खंड पाठ 6 हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का पठन करेंगे। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है, यानी कि व्यंग किया है। क्योंकि आज दुनिया क्या है, दिखावे पर ज्यादा विश्वास रखती है, अपनी असलियत को छुपाती है। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो देखकर सोचता है कि यदि प्रेमचंद की फोटो खिंचाने की पोशाक सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती, कैनवस के जूते और बाएं जूते के बड़े से छेद में से बाहर निकलती हुई उंगली है, तो उनकी आम पहनने की पोशाक कैसी होगी। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। यानी कि उनका चेहरा क्या है, मूछों ने ढका हुआ है। इसके कारण लग रहा है कि नहीं, वो हरा भरा है, उनका चेहरा पूर्ण रूप से स्वस्थ है ना, संपन्न है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद जिनको कहते हैं ना फीते बंद करना, फीते जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। आप देखते हो ना कि जब उन्हें होल्स में, छेदों में पिरोया जाता है तो एक पतरी लगी होती है ताकि वो सरलता से उसमें पिरोए जाएं, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद जो हैं वो कैसे भी कस लिए जाते हैं, यानी कि फीते। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जैसे कि भी आपने चित्र में देखा, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लेखक कहते हैं, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूं, फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। आपको पता ही है, आजकल तो सेल्फी का जमाना है। जैसे आप देखते हो कि जब हम बहुत अच्छे से रेडी हुए होते हैं, तैयार हुए होते हैं, तब फोटो खींचते हैं ताकि हमारी फोटो बहुत सुंदर आए, सभी को आकर्षित करे अपनी ओर। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद का चित्र है, बड़ा ही साधारण चित्र है। तब लेखक सोचते हैं, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। लेखक चेहरे की तरफ देखते हैं, तब कहते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। ये चित्र से प्रश्न कर रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचा खींच लेने से अंगुली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, पहले जमाने में जब फोटो खींचती थी तो एक बार, अभी भी जब कभी आप फोटो स्टूडियो में जाते हो फोटो खिंचवाने के लिए, तो फिर एक बार अलर्ट करते हैं कि रेडी, ओके, तभी वो फोटो खींचते हैं। तो फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। लेखक सोचते हैं, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है
पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद, लेखक की कल्पना है, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि लेखक का, जो इतने बड़े युग प्रवर्तक हैं, है ना, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कि फोटो खिंचवाने तो बैठ गए, लेकिन ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। अब कवि, जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उनको बहुत दुख हो रहा है कि जो एक युग प्रवर्तक माने गए हैं, सम्राट माने गए हैं हिंदी साहित्य के, उनकी ये दशा है। तो कहते कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान देखता हूँ तो मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, अर्थात दूल्हे भी आजकल क्या करते हैं, रेंट पर ले लेते हैं अपनी ड्रेस और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। बहुत बड़ा व्यंग्य है ये। तुमसे जूता ही मांगते नहीं बना, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। अब लेखक कहते हैं टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। जूता हमेशा टोपियों से कीमती रहा है, इसलिए कहा गया है कि एक जोड़ी जूते की कीमत में 2500 टोपियां आ सकती हैं। इसलिए लेखक कहता है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। ठीक है, तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब लेखक अपने से तुलना करते हुए कहते हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जो है जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। क्यों? आज क्या है, अब लेखक के कहने का अभिप्राय क्या है कि आज दुनिया जो है दिखावे पर ज्यादा भरोसा करती है। गरीब हैं लेकिन हम अपने आप को गरीब जो है किसी के आगे शो ऑफ नहीं करते, अपने आप को प्रदर्शित क्या करना चाहते हैं, अमीर करना चाहते हैं। पूरा पंजा छिल जाएगा, पूरा तला गिर जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है, पांव सुरक्षित हैं, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दे का महत्व नहीं जानना कि यानी कि अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को छुपाना। जबकि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो अपनी कमजोरियों को, कि मैं गरीब हूं तो वो उसको अपनी कमजोरी नहीं मानते थे, उसको छिपाना नहीं चाहते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं वर्तमान युग का हूं, इसलिए मेरे में ये प्रवृत्ति है कि मैं अपनी कमजोरी को, अपनी गरीबी को छुपाना जानता हूं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह कभी ना खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया?
क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। ये सब क्या है? जितने भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानियां, नाटक, उपन्यास हैं, उनके ये पात्र हैं। और इन सब में लेखक ने क्या किया है? शोषित वर्ग के बारे में चित्रण किया है, चित्रित किया है उनको, अर्थात उन्होंने अपने से तुलना की है। हर पात्र की गरीबी को बड़ी नजदीक से, बड़े करीबी से दर्शाया है अपने इन नाटक में, कहानी में, उपन्यास में। तो ये सब क्या है? उनकी ही कृतियों के सब क्या है? जो है कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं। लेखक कहते हैं, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे कि ज्यादा चलते रहे इसलिए तुम्हारे जूते फट गए? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे कि तुम गरीब थे और बनिया अपना पैसा लेने के लिए तुम्हारे घर आने वाला जब होता तो तुम घर से निकल जाते, 1-2 मील चक्कर काट कर आते, ठीक है, ताकि तुम्हें अपमानित ना होना पड़े। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अब कुंभन दास जो थे वो फतेहपुर सिकरी के सम्राट के लिए गाते थे, ठीक है, तो तब वो वैसे क्या थे? कृष्ण भक्त कवि माने गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि आने और जाने में ही मेरे जूते घिस गए, बिसर गयो हरि नाम, और भगवान का नाम भी मैं भूल गया। अर्थात ऐसे भुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, कि जिनको देखने से ही मन में दुख होता है ऐसे लोगों को हमें सलाम करना पड़ता है। अर्थात वो अपने आप को, हमारे को क्या करते हैं? हमारे अन्नदाता, हमारे अपने आप को बहुत ही दानवीर मानते हैं और हमसे क्या लेते हैं? सलाम लेते हैं। और जबकि मन नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है? सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई हो, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अर्थात टीला क्या होता है? रुकावट, बाधा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है? एक कटाक्ष है, व्यंग है कि तुम मजबूरियों से समझौता भी तो कर सकते थे, बाधाओं से समझौता भी तो कर सकते थे। लेकिन ये इनकी विशेषता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जिंदगी में कभी भी किसी से समझौता नहीं किया। अर्थात अपने आदर्शों को उन्होंने कभी घायल नहीं होने दिया, आदर्शों को बरकरार रखा। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी जो है मुंशी प्रेमचंद के सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान की प्रमुख नायकी है, और इसकी तुलना मुंशी प्रेमचंद के चरित्र से, जीवन चरित्र से भी की गई है। वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अर्थात तुमने उसमें मजबूरी में नहीं अपनाया अपने जीवन में नेम धर्म को, आदर्शों को, तुम्हें लगता था कि मुक्ति का साधन ही वो है। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। अर्थात जो क्या है? अपने आप को छुपाते हैं, है ना, अपने नियमों को छुपाते हैं, अपने आदर्शों को छुपाते हैं और समझौता कर लेते हैं जीवन से। उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा।
मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैंने अपनी उंगली को दिखा दिया, मेरे जूते फट गए तो मैंने अपनी उंगली को प्रदर्शित कर दिया, लोगों के सामने दिखा दिया, लेकिन मैंने अपने तलवे नहीं घिसाए, अपने पूरे पाँव को घायल नहीं किया। पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। अब प्रेमचंद के लिए ये कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कभी भी तंगहाली को छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे जिस हाल में रहे सदा सहज भाव से आगे ही बढ़ते रहे, परंतु उनकी मुस्कान दूसरे लोगों को कह रही है कि दिखावा पसंद जीवन व्यतीत करने वाले लोग समझौता करते रहते हैं। अर्थात जो जीवन में दिखावा पसंद लोग होते हैं वो जीवन में समझौता करते रहते हैं, अपनी तंगहाली को छिपाकर दुनिया से अपनी शान बढ़ाना चाहते हैं। अपनी तंगहाली को छिपाते हैं कि जो जैसे हैं वैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते, और अपनी तंगहाली को छिपाकर क्या करते हैं? दुनिया में अपनी शान बढ़ाना चाहते हैं। परंतु एक दिन सब कुछ सामने आने पर वे लोग जीवन में आगे बढ़ना भूल जाएंगे, वे चल भी नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे हो वैसे ही लोगों के समक्ष अपने आप को पेश करो, अपने आप को छुपाने का या परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास ना करो। चलिए बच्चों, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज एक बार इस पाठ को दोबारा पढ़ें। थैंक यू।